Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be covering varicose veins which is a part of general surgery जो 5 या 10 मार्क्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हेडिंग्स कौन कौन से आपको लिखनी होती हैं ताकि आपको ये वीडियो इजी हो याद रखने में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स कितने होते हैं वेरिकोज वेन्स के, देन इटियोलॉजी यानी कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं, उसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी, देन क्लिनिकल फीचर्स में साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या क्या टेस्ट रन कराते हैं, देन ट्रीटमेंट, और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट पेशेंट नहीं कराते हैं तो क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ये सभी हेडिंग्स आपको जनरल सर्जरी के कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कोई डिजीज़ आती है या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है जनरल सर्जरी में, ये ही हेडिंग्स आपको हर एक क्वेश्चन में लिख के आनी होती है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हेडिंग्स तो यही लिखनी है आपको, पर इनका जो मटेरियल है आप वो शॉर्ट कर दोगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है इन सभी हेडिंग्स को अच्छे से आप लिख के आओगे। तो सबसे पहले वेरिकोज वेन्स की डेफिनेशन, वेरिकोज वेन्स आर डायलेटेड टॉर्शस एंड इलोंगेटेड सुपरफिशियल वेन्स, यानी कि वेरिकोज वेन्स जो होती हैं ये डायलेटेड होती हैं। टॉर्शस का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ये ऐसी इनकी शेप होती है जिसे हम टॉर्शस बोलेंगे। अलोंग विद दैट इलोंगेटेड सुपरफिशियल वेन्स, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं ये सुपरफिशियली बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ऑलराइट, जो ज़्यादातर लोअर लिम्स में स्पेशली पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग सैफिनस वेरिकोसिटी, शॉर्ट सैफिनस वेरिकोसिटी एंड ईसोफेजियल वेराइसिस। अब आते हैं टाइप्स। वेरिकोज वेन्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी में क्या आता है कि इसका जो रीज़न है दैट इज़ इडियोपैथिक, इसका रीज़न क्लैरिफाई नहीं है और ये जनरली फैमिलियल में यानी कि जेनेटिक होता है। एंड सेकेंड इज सेकेंडरी में जो डिजीजेज हैं दोज आर द रीजन्स फॉर वेरिकोसिटी। सो इन प्राइमरी दीज आर मोर कॉमन इन विमेन एंड दिस अकर्स इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि लेग्स में ज़्यादातर दिखती हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री विल बी देयर। उसके अलावा सेकेंडरी वेरिकोसिटी के केसेस में डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो पेशेंट की ज़्यादातर हिस्ट्री होती है। उसके अलावा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि थ्रोम्बोसिस बनना, एम्बोलाई बनना, कुछ भी। उसके अलावा ईसोफेगस में, हेमरोइड्स के पेशेंट्स में, एंड आर्टेरियोवेनस मलफॉर्मेशन यानी कि जिसमें आर्टरी और वेन अच्छे से फॉर्म नहीं हुई है, इन पेशेंट्स में ज़्यादातर वेरिकोसिटी के पेशेंट्स मिलते हैं। नाउ द इटियोलॉजी यानी कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन रीज़न है दैट इज़ लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम से स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से जो लेग हैं उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो वेन्स हैं ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं। देन फैमिली हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अलॉन्ग विद दैट प्रेगनेंसी, एजिंग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो लेते हैं पेशेंट्स, अलॉन्ग विद दैट ओबेसिटी। नाउ द पैथोफिजियोलॉजी यानी कि ये प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है और इसमें होता क्या क्या है, इसकी पूरी जो मैकेनिज्म होता है वो। तो स्टार्ट होता है कोई भी रिस्क फैक्टर या फिर कोई भी रीज़न। अब हमने इतनी सारी इटियोलॉजी पढ़ी हैं, उनमें से कोई भी रीज़न है, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर, उसमें से एक हम रीज़न ले लेते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत लंबे टाइम से स्टैंडिंग पोजीशन में अगर है कोई पेशेंट रहता है, ज़्यादातर टीचर्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, वीनस प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से वीन्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखिए वीन्स में जो वॉल्स होते हैं वो 1 वे होते हैं, यानी कि ये केवल इसी तरफ खुलते हैं। पर लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में क्या होता है, इन लेग्स की वेन्स हमने फॉर एग्जांपल ली हैं तो इनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से वेन्स डायलेट होंगी। डायलेट होने की वजह से इनके जो वॉल्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे, यानी कि प्रॉपर काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल ब्लड होता था वो अब नीचे की तरफ ज़्यादा फ्लो करने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वॉल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, देन इनकॉम्पिटेंट वॉल्स, अलोंग विद दैट रिवर्स ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाएगा,
तो उसकी वजह से काफ मसल्स विल फेल टू पंप ब्लड। जो काफ मसल्स हमारी यूज़ होते हैं पंप ब्लड करने में अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो काम करना फिर बंद हो जाएंगे। उसकी वजह से वीनस डिस्टेंशन हो जाएगा। इसमें एक और हम बात तो यहाँ पे ही डिस्कस करेंगे कि जो वीन्स की वॉल्स होती हैं दीज आर वेरी थिन। इनमें से हमारी आरबीसी कई बार बाहर निकलने लग जाती हैं और बाहर निकलने के बाद आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद वो हीमोसिड्रिन पिगमेंट बनाएंगी, जिसकी वजह से पेशेंट में इचिंग होती है, इरिटेशन होती है और एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। उसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं पेशेंट्स में। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स कम विद डायलेटेड वीन्स। उनकी लेग में डायलेटेड वेन होती हैं। दे आर मिनिमल टू स्टार्ट विद, यानी कि जब वो सो के उठते हैं उनमें मिनिमम साइन होते हैं, यानी कि जो वेन्स है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे दे आर सफिशिएंटली लार्ज बिकॉज ऑफ द वेनस इंगोर्जमेंट। उसके अलावा ड्रैगिंग पेन इन द लेग, along with that night cramps आएगा, नाइट क्रैम्प्स ड्यू टू चेंज इन डायमीटर ऑफ वेन्स, यानी कि पूरे दिन में वेन्स की जो डायमीटर थी वो इंक्रीज हो रखी थी, डायलेट हो रखी थी, पर जैसे ही नाइट को रेस्ट के लिए पेशेंट बैठते हैं तो उनकी वेन्स जो है उसकी डायमीटर कम होती जाती है। दैट्स वाई ड्यू टू चेंज इन द डायमीटर दे फील नाइट क्रैम्प्स। Now, pain is relieved at night on taking rest or elevation of limbs. Then, sudden pain in the calf region with fever and edema on the ankle region. This will suggest deep vein thrombosis. Patient can present with ulceration. Ulceration हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, या फिर ब्लीडिंग। डर्मेटाइटिस का जो अभी मैंने आपको रीज़न बताया था, हेमोसिड्रिन पिगमेंट रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से फिर इरिटेशन होने लगती है पेशेंट में। एंड नेक्स्ट, ईचिंग एंड स्किन थिकनेस विल बी प्रेजेंट। उस एरिया में स्किन की थिकनेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस में सबसे पहला जो पेशेंट आता है हमारा, उसे हम हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं, और वीनस वेरिकोसिटी के पेशेंट में ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। उसके अलावा कोई भी लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कोई कंडीशन हो, ऐसे हम हिस्ट्री लेते हैं पूरी। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन दो तरीके से किया जा सकता है, ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट और उसके अलावा मल्टीपल टॉर्निक्वेट टेस्ट। इन दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी भी होती है, वीनोग्राफी भी होती है। ये इन्वेजिव मेथड है, इसलिए आजकल इसे नहीं किया जाता है। तो अब देखते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को लेटने के लिए बोलते हैं काउच पे या फिर टेबल पे सुपाइन पोजीशन में, एंड लेग शुड बी एलिवेटेड। उसके बाद हम वीन को एम्प्टी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे। व्हेन द वीन विल बी एम्प्टी, हम एसएफ जंक्शन पे यानी कि सिफेनोफिमोरल जंक्शन पे थंब की हेल्प से या फिर टोर्निक्वेट की हेल्प से ओक्लूड कर देंगे, और उसके बाद हम पेशेंट को स्टैंड अप पोजीशन में आने के लिए बोलेंगे। उसके बाद ट्रेंडेलेनबर्ग 1 में क्या होता है, जब हम थंब को इमीडिएटली रिलीज कर देंगे, देन व्हाट विल वी सी, रैपिड गश ऑफ ब्लड फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड। दिस विल इंडिकेट फिमोरल इनकॉम्पिटेंस। उसके बाद ट्रेंडेलेनबर्ग 2 में क्या होता है, जब हम पेशेंट को स्टैंड अप होने के लिए बोलते हैं और एसएफ जंक्शन पे हमने प्रेशर अभी रिलीज नहीं किया है, तब भी अगर हमें स्लो फीलिंग की आवाज आती है, वहां पे स्लो फीलिंग ऑफ लॉन्ग सेफिनस वेन, इट विल सीन ड्यू टू परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस। परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, सबसे डीप जो होती है यहाँ पे जो दिखाई है, दिस इज डीप वेन, ऑलराइट। उसके बाद ऊपर जो सुपरफिशियल वेन है, दिस विल सुपरफिशियल वेनस सिस्टम। डीप वेन और सुपरफिशियल वेन के बीच में एक कॉमन कम्युनिकेशन होता है, दैट इज वाया परफोरेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज परफोरेटिंग वेन्स। अब एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, दिस इज सुपरफिशियल वेन एंड दिस इज डीप वेन। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है दैट इज परफोरेटिंग वेन। एंड नाउ द मल्टीपल टोर्निक्वेट टेस्ट। इसमें हम मल्टीपल टोर्निक्वेट यूज करते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली पहले हम पेशेंट को लाई डाउन के लिए बोलेंगे, आफ्टर दैट लेग विल बी एलिवेटेड, आफ्टर एम्प्टी ऑफ द वेन वी विल टाई द मल्टीपल टोर्निक्वेट्स एट 4 पोजीशन यहाँ पे दिखाई इन्होंने। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट है, अपीयरेंस ऑफ वेन्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोर्निक्वेट, दिस विल इंडिकेट इनकॉम्पिटेंस ऑफ थाई परफोरेटर्स।
यानी कि यहाँ पे जो परफोरेटर है, थाई परफोरेटर, उनकी इनकॉम्पिटेंस आएगी। अगर सेकंड और थर्ड के बीच में प्रॉब्लम आती है तो नी परफोरेटर, और अगर फोर्थ टॉर्निक्वेट के नीचे हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, दैट विल बी ड्यू टू एंकल परफोरेटर इनकॉम्पिटेंसी। नाउ द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एज आई हैव ऑलरेडी इलेबोरेटेड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग होती है, उसके अलावा विनोग्राफी जो मैंने बताया था डाई यूज होती है, इन्वेजिव होता है मेथड, इसलिए दिस इज रेयरली नाउअडेज। नाउ द ट्रीटमेंट, सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं अगर हमें माइल्ड सिम्टम्स लग रहे हैं। इन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जिसमें सिम्टम बहुत ही माइल्ड होते हैं, उनमें कह लीजिए हम इलास्टिक क्रीप बैंडेज लगाते हैं और उसी के साथ पेशेंट को लेग्स एलिवेट करने के लिए बोलते हैं, अलोंग विद दैट लूज वेट लूज करने के लिए बोलते हैं। उसी के साथ हम पूरे दिन, अगर किसी पेशेंट का काम है पूरे दिन स्टैंड अप पोजीशन में ही उनका रहने का काम है, तो उनको हम कहते हैं कि बीच बीच में हर 2 या 3 घंटे में आपको रेस्ट लेना है। उसके अलावा इंजेक्शन लाइन ऑफ मैनेजमेंट, स्क्लेरोथेरेपी इज़ वेरी ट्रेंडिंग नाउअडेज। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, स्क्लेरोसेंट एजेंट हम वीन्स में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है, ये फाइब्रोसिस करता है जिसकी वजह से वीन्स जो होती हैं, जो प्रोमिनेंट हो रखी थी, वो श्रिंक होती जाती हैं टाइम बाय टाइम। उसके अलावा सर्जरी का एक मेथड होता है ट्रेंडेलेनबर्ग्स ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग ऑपरेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आप पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको याद भी होगा, समझ भी आएगा। सबसे पहले इंग्विनल इंसिजन इज मेड, आफ्टर दैट लॉन्ग सेफिनस वीन इज आइडेंटिफाइड। इसकी जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं उनको अलग से लाइगेट किया जाता है कट करके, देन लॉन्ग सेफिनस वीन इज लाइगेटेड सेपरेटली। आफ्टर देन एन इंसिजन इज गिवन which will be about 5 centimeter below the knee joint. नी जॉइंट के यहाँ पे, नी जॉइंट के जस्ट नीचे 5 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया जाता है एंड देयर लॉन्ग सेफिनस वीन इज आइसोलेटेड। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्विनल इंसिजन था और सेफिनस वीन को लाइगेट कर दिया था, उसकी 3 ट्रिब्यूटरीज को अलग अलग कट करके लाइगेट किया था। अब नी जॉइंट के नीचे 5 सेंटीमीटर का दोबारा से इंसिजन देके यहाँ से सेफिनस वीन को लाइगेट किया गया है। आफ्टर दैट ए लॉन्ग मेटेलिक स्ट्रिपर इज इंट्रोड्यूस्ड विद इन द वीन। यहाँ से हम मेटेलिक स्ट्रिपर इंट्रोड्यूस करेंगे वीन के अंदर जो इंग्विनल इंसिजन तक जाएगा। देन अ मेटेलिक हेड इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिपर। स्ट्रिपर से हम मेटेलिक हेड को कनेक्ट कर देंगे एंड द वीन विल बी एवर्स्ड। व्हेन द प्रोसीजर विल बी कंप्लीटेड, tight creep bandage will be applied, along with that inguinal incision sutured and the limb will elevated for some time. उसके बाद आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है अगर पेशेंट सही टाइम पे ट्रीट ना कराए। ब्लीडिंग कैन बी देयर, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, venous hypertension will be there firstly, and after that it can lead to venous ulcers also. Calcification can also be there, eczematoid dermatitis and pigmentation. सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, उसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सही से मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।